बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मामला तय पाए जा चुके हैं, जबकि जजेस के खतूत वाले मामले के ऊपर आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें बेशाम वाक़े का भी तस्करा हुआ है और एक तहकीकाती कमीशन की तश्कील के हवाले से मुख्तलिफ नामों के ऊपर गौर किया गया है और बिल आखिर एक नाम के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय पाते हुए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को उस कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है, जिस कमीशन ने तहकीकात करनी है कि आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो खतूत लिखे गए थे उनमें किस हद तक सदाकत है और उनके पास कितने शवाहिद मौजूद हैं, और इस ज़िमन के अंदर क्या कोई और भी अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करवाना चाहता है या अपना कोई बयान देना चाहता है, तो इस ज़िमन के अंदर तहकीकात का दायरा वसी किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लाहौर हाई कोर्ट में अब तक तकरीबन 41 दरखास्तें मुख्तलिफ हल्कों के हवाले से वो दायर की जा चुकी हैं कि जिसमें मुख्तलिफ लोग, वो चाहे मेंबर कौमी असम्बली हों जिन्होंने हलफ उठाया हो या मेंबर सूबाई असम्बली हों, उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने की दरख्वास्त की गई है और एक सीनियर जज की सूरत में एपलेट ट्रिब्यूनल वहाँ पे कायम कर दिया गया है जो इस उज़रदारियों की समातें करेगा। और मौजूदा मंजरनामे में मुआशी सतह के ऊपर जिस हद तक पाकिस्तान को मुश्किलात दरपेश हैं और स्टैटिस्टिक्स जो हमारे बताते हैं, उन्हीं एदाद शुमार को देखते हुए अगर हम अपने महसूलात को देखें कि जो हदफ मुकर्रर किया जा रहा है या जिनकी ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है, अखराजात उसके तनासुब में कितने ज़्यादा होंगे। बात करते हैं राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, तो पहले आप क्या देखते हैं, सेनेट इंतखाबात में क्या हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इत्तफाक राय किस तरीके से हुआ? इत्तफाक राय उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से रात 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें अचानक कहा गया था कि शहबाज शरीफ साहब हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार हैं और कहा गया था कि जनाब आसफ अली जरदारी साहब सदर के उम्मीदवार हों। ये इत्तफाक राय सेम इसी तरीके से हुआ। भूल गए कि मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि सब चीजें फाइनल हो चुकी हैं, लॉ खत्म हो चुका है, इवन आगे की क्या हिकमत अमली होगी वो भी फाइनल हो चुकी है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के ईवानों में अपना हिस्सा मजीद वसूल करेगी, बदनामी के ईवानों में भी पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा वसूल करेगी, अवामी नफरत के ईवानों में भी पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा वसूल करेगी, मुस्लिम लीग नून अपना हिस्सा वसूल करेगी, काफ अपना हिस्सा वसूल करेगी, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अपना हिस्सा वसूल करेगी और जो लोग एक हुकूमत का हिस्सा है वो अपना हिस्सा वसूल करेंगे। राना साहब, ये जो 6 जजेस के खतूत के ऊपर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब पर मुश्तमिल कमीशन बना दिया गया है, सरबराही उन्हें सौंपी गई है, इसके असरात क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं यासर एक बड़ी की बात कहता हूँ, मुझे पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई ऐसा एक वाकया दिखा दे कि जिसमें हाजिर सर्वर जजेस की शिकायत पर रिटायर्ड जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से तल्लुक रखते हैं चाहे वो कहीं से तल्लुक रखते हैं, कि उनके कमीशन बनाया गया हो। मुझे याद है, आपको मैं याद कराता हूँ, याद करें ये शेख असवद सईद, उनके लिए उनको एक कमीशन का सरबराह बनाया गया था। वो कमीशन किसी और मामले में था, किसने क्या याद है ना आपको? क्या सर जी, तो उस पर इन्हीं सियासी जमातों ने कितना मवेला किया था, इन्हीं सियासी जमातों ने शोर डाला था, इन्हीं सियासी जमातों ने क्या कहा था, आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा। और अब जब एक मामला इतना संगीन है, और मामला में इस हवाले यहाँ से संगीन कहता हूँ, यह दोनों इदारे हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है, दोनों इदारे हमारे लिए इंतहाई मोअज़्ज़िज़ हैं, लेकिन फैसला जो है, जो शिकायत लगी है, अगर दुरुस्त है तो उस पर एक्शन भी हमारे ही अदारों ने लेना है, और अगर वो गलत है तो उस पर एक्शन भी जो है मुतल्लिका अदारों ने ही लेना है कि सच और झूठ जो है वो सामने आना चाहिए। तो इसके लिए क्या हमें पाकिस्तान के अंदर कोई हाजिर सर्वस बड़े सीनियर जज मौजूद नहीं है? क्या हम क्या रवायत कायम करना चाहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के केस का फैसला और इतनी देर बाद ओपन समाज केस का फैसला अगर होता है, पूरी कौम उस फैसले को सुनती है और आखिर में ये साबित होता है कि उन्हें उस वक्त गलत सजा दी गई थी, उन्हें मौका नहीं दिया गया था, और आज फिर आप उसी रवायत को कायम करना चाहते हैं? क्यों नहीं? ये मामला कुछ ज्यादा लंबा तो नहीं होगा, ये मैक्सिमम 2 दिन का मामला होगा। 2 दिन आप ओपन समाज करें, एक
फुल बेंच बनाए, उसमें समाप्त करें, इन जजेस को बुलाएं, सुने, कौम भी सुने, और वो जजेस जिन पर इल्जाम आप लगाते हैं उनको भी सुने। अगर आप समझते हैं कि ये इंतहाई नाजुक मामला है तो उस पर इन कैमरा कर ले, आप ऑफ कैमरा कर ले, आप ना आवाम को दिखाएं, लेकिन चीज तो वो करें जिस पर कल को उंगली ना उठे, जिस पर ये सवाल पैदा ना हो। अच्छा, हामिद खान साहब के मुतालबे के ऊपर क्या राय रखते हैं कि जो उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस पे मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए और चीफ जस्टिस इसकी तहकीकात करवाएं? होना भी यही चाहिए भाई। वो बात किसी सिविल जज ने नहीं की। अगर सिविल जज ने भी की होती तो चीफ जस्टिस साहब को सुननी चाहिए थी। वो बाप हैं, वो इस वक्त माँ हैं, दोनों का रोल अदा कर रहे हैं वो पाकिस्तान की अदलिया के अंदर। उनका एक एहतराम है तो सुननी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये क्या, ये बात उन जजेस जिन्होंने खत लिखा है, वो खत किसको लिखा है? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा है ना। और उसमें कौन है? जो लोग हैं वही है ना, उनको बिठाएं, एक समाज करें और उनकी बात सुने कि जनाब आपने ये खत लिखा है, यहाँ तो उन्हें सके कि आपने झूठ लिखा है और आपने गलत इल्जाम लगाए हैं, बिल्कुल फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। या फिर आप वो कहते हैं हम साबित करते हैं जनाब ये तो फिर क्लियर होना चाहिए। भाई बात ये है कि कुछ चीजें मैं हमेशा कहता हूँ बोलती हैं, फैसले बोलते हैं, आपके किए हुए मामला बोलते हैं, तो आपको इसमें एक ऐसी मिसाल कायम कर देनी चाहिए कि आपको ये रवायत कायम कर देनी चाहिए कि चाहे कहीं पे भी बैठा है, अगर वो इंसाफ के लिए पुकारता है, अगर वो अदल की जंजीर खींचता है तो उसे अदल मिलना ही चाहिए, उसे इंसाफ मिलना ही चाहिए। और ये मामला इतना नाजुक हो चुका है इस वक्त कि हाई कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस वो कह रहे हैं कि जनाब, और अक्सरियत कह रही है, यानी 8 जजेस मौजूद है वहाँ पे, 6 जजेस जो है वो ये बात कहते हैं। तो आप जमहूरी तरीके से देख लें, आईनी तरीके से देख लें, जो उसका हल है वो निकालना चाहिए, उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए। हम क्यों इस पूरी कौम को एक बहरान में डाल रहे हैं? हम क्यों मुख्तलिफ लोगों को शक व शुबात जो है उस पर डाल रहे हैं? हम क्यों अपने अदारों के हवाले से गलत रवायात कायम कर रहे हैं? हम क्यों किसी गलत झूठे इल्जाम पे किसी न किसी को कुछ ना कुछ सजा दे रहे हैं? आप खुद कह चुके चीफ जस्टिस साहब कि नहीं सफाई का मौका मिला, नहीं उन्हें सही इंसाफ मिला। अगर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को उस वक्त इंसाफ मिल गया होता तो शायद आज ये मामला इस वक्त इस तरह ना होता। अब फिर आप एक इतने बड़े वाक्य पे मामला ये नहीं किसी को सजाए मौत दे दे, किसी को नौकरी से निकाल दे, मामला ये है कि क्या वाकई उन जजेस ने किसी प्रेशर में सजाएं दी है, तो भाई जिसको सजा हुई है उस सजा का मुदावा कौन करेगा? और अगर ये झूठ बोल रहे हैं, अगर ये गलत बयानी कर रहे हैं, और अगर ये किसी और के कहने पे कर रहे हैं, तो फिर पूछना चाहिए कि क्या ये इस मनसब पे बैठने के काबिल है? क्या इनके पास ये मनसब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वापस आएंगे, इसके ऊपर मजीद बात होगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सियासी मंजरनामे पे हम बात कर रहे हैं, तो सियासी मंजरनामे में आने वाले दिनों में ये जो लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई है, जो दरख्वास्तें मुख्तलिफ लोगों की तरफ से दायर की गई और उन्हीं दिनों में की गई कि जिन दिनों में एक तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, फुल कोर्ट और फिर एक तहकीकात के लिए कमीशन का तश्कील दिया जाना है, और उन्हीं दिनों के अंदर अगर पंजाब के अंदर ये दरख्वास्तें दायर हो रही हैं तो इनका मुस्तकबिल क्या होगा। 41 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे इंतखाबी उज़रदारियों की दरख्वास्तें दायर की गई हैं और उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर की गई है, जिनमें हमजा शहबाज साहब हैं और उसके अलावा ताउल्ला तारड़ साहब हैं, सैफुल मुल्क खोखर साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, यानी मुख्तलिफ लोग हैं। 41 नशस्तें हैं जिसमें सूबाई और कौमी असम्बली की मिला के ये नशस्तें बनती हैं। तो इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक़ गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना साहब ने। रजवाना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रफ़ीक रजवाना साहब, अगर देखा जाए तो अभी तक ये मामला ही नहीं तय पा रहा कि इलेक्शन जीता कौन है और हारा कौन है। अभी तक जो दरखास्तें दायर हो रही हैं इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, आप इनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए जी, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ और बड़ी जिंदगी गुजारी है इलेक्शन के केसेस में, फील्ड में भी इलेक्शन में और बतौर एक कानूनदान के भी। अब बात यह है कि इलेक्शन पिटीशन हारने वाले का एक राइट है, ठीक है, और इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने जो शहादतें आएंगी सामने उसके मुताबिक फैसला करना है। और जब से ये इलेक्शन सिस्टम शुरू हुआ है, चाहे वो लोकल बॉडीज का हो
चाहे वो फिर प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली का हो, ये चैलेंज होते रहते हैं बाद हल्के, जहाँ पे हारने वाले को कोई ना कोई ग्रीवियंस जस्टिफाइड या अनजस्टिफाइड होती है, बड़ी चीजें होती हैं। कुछ इसलिए भी इलेक्शन पिटीशन कर देते हैं कि पॉलिटिकली अलाइव रहें, देखो जी हमने तो चैलेंज किया हुआ है, ठीक है जी। तो मुख्तलिफ रीजन होते हैं, कुछ हकाइक पे भी मबनी होते हैं, मगर क्योंकि वो इलेक्शन पिटीशन मेरे सामने नहीं है और मैं उसके बारे में ये नहीं कह सकता उनमें कितनी सदाकत होगी या कितनी नहीं होगी, मगर हर किसी का एक राइट है, जो हारा हुआ उम्मीदवार है वो चैलेंज कर सकता है और आगे जो शहादतें देंगे उसके मुताबिक वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो फैसला करेगा। इसको ये कहना कि अभी तक ये तो मसला ही हल नहीं हुआ कि इलेक्शन कौन जीता कौन हारा, ये कभी भी नहीं होता। जब से भी ये इलेक्शन का सिस्टम जारी शुरू हुआ, जमहूरियत का निज़ाम हुआ, इलेक्शन ट्राइब्यूनल बने, इलेक्शन के लॉज बने, ये तो चलता रहता है। ये तो कभी ऐसा नहीं होता कि कोई इलेक्शन पिटीशन ना हो। जी ठीक है खान साहब, अभी आप एक बात करते हैं और कानून के मुताबिक बिल्कुल होना चाहिए। कानून में है कि फार्म 45 जो है वो इलेक्शन के जिस पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर लगाया जाएगा। फार्म 45 जो दिया जाएगा उसका ही रिजल्ट होगा, उससे बाद फार्म 47 आएगा। और कानून में ये भी कानून कहता है कि जिस जगह जब इसके लिए जाते हैं तो वहाँ पे फैसला जो है वो इतने अरसे के अंदर सुना देना चाहिए। कानून इससे भी अमल नहीं हो रहा, बाकी मैं बताता हूँ ना, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, जरा मुझे मौका दे। ठीक है, फॉर्म 45 जो है सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है जो पोलिंग स्टेशंस पे जो है ना तैयार किया जाता है और सारे कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट्स हैं उसको साइन भी करते हैं। बाद जगहों पे धांधली की शिकायत होती है, बाद जगहों पे पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया जाता है, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हालात में होता रहता है। बाद जगहों ये नहीं है कि हर जगह पे होता है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब ये सारी चीजें हैं सब जुडिस, जिन जिन लोगों ने पिटीशन की है, ठीक है। अब मैं नहीं कह सकता कि जो बंदा कह रहा है मुझे फॉर्म 45 नहीं मिला या मेरा फॉर्म 45 और है और आपका फॉर्म 45 और है, या आपको 47 में जितवा दिया और मुझे 45 के होते हुए भी हरा दिया गया। नो, ऑल दीज क्वेश्चंस आर टू बी डिटरमाइंड बाय द इलेक्शन ट्राइब्यूनल। जरा बात गौर से सुनिएगा, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जब से ये इलेक्शन का लॉ बना है तो आइन का आर्टिकल 225 है जिसमें ये लिखा हुआ है कि नो इलेक्शन डिस्प्यूट शैल बी चैलेंज्ड एक्सेप्ट बाय वे ऑफ एन इलेक्शन पिटीशन बिफोर द इलेक्शन ट्राइब्यूनल, ठीक है जी। अब बात ये है, इस बात पर मैं इत्तफाक करता हूँ कि जो उसकी टाइम लिमिट है उसमें तो 90 डेज गालिबन दी हुई है, मुझे याद पड़ता है, ठीक है जी। अब होता ये है कि अगला इलेक्शन आ जाता है, अब भी हमारे कई केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इलेक्शन पिछले 18 के हमने चैलेंज किए हुए हैं, ठीक है जी। तो इस पर जरूर जो है ना इस पे तब्दीली आनी चाहिए। और दूसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में, जो हाई कोर्ट के जज साहिबान को ट्राइब्यूनल बनाया गया है, हाई कोर्ट के जज साहिबान तो अपनी जो डेली कॉज लिस्ट होती है उसको पूरा नहीं कर सकते, उन पर काम का इतना प्रेशर होता है, फिर उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर या जजमेंट्स लिखानी होती हैं। तो ये इलेक्शन पिटीशन उनके पास ट्राइब्यूनल बनाना जो है ये बना तो दिए, कानून में भी है और बिल्कुल सही बनाया है, मगर एक्सपीडाइट नहीं हो सकते। इस पर इलेक्शन पिटीशन करने वालों की ग्रीवियंस जायज होती है, भी हारे या जीते इलेक्शन पिटीशन, फैसला जल्दी होना चाहिए। तो इस पर पहले पिछले 18 के इलेक्शन के बाद हुआ था कि स्पेशली उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे रिटायर्ड सेशन जजेस साहिबान को या कोई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहिबान को, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, तो उनको उन्होंने सिर्फ एक्सक्लूसिवली इलेक्शन पिटीशन के ट्रायल के लिए अपॉइंट किया था, जिनका और कोई काम नहीं था। और मैं ये समझता हूँ इसको एक्सपीडाइट करना चाहिए, चाहे जिसकी भी कोई ग्रीवियंस है, कोई सच्चा साबित होता है, कोई गलत साबित होता है, इसका फैसला हो जाना चाहिए और इसको लंबा नहीं चलना चाहिए। जी अच्छा, रफ़ीक रजवाना साहब, आपको मालूम है कि 6 जजेस ने ख़त लिखा, उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, फुल कोर्ट, वज़ीर आज़म से मुलाकात, फिर फुल कोर्ट से उन्होंने राबिता रखा और अब जाके काबीना के फैसले के बाद जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के नाम के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया गया। तो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के अहदेदारान इस बारे में राय ये रखते हैं कि अगर हाई कोर्ट का सेटिंग जज जो है
वो अगर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं अंडर प्रेशर आता हूँ, तो एक रिटायर्ड जज उसका अंडर प्रेशर आना क्या वो मुमकिन नहीं हो पाएगा? तो ये फैसला रिटायर्ड जज को तहकीकात पे लगाने का, बिलाशुबा तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन रिटायर्ड जज को तहकीकात पे लगाने का फैसला किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, फिर पाकिस्तान से बाहर से किसी बंदे को लाएं, डोनाल्ड ट्रंप को ले आए, जो बाइडेन को ले आए, या कोई और बंदा ले आए, किसको ले आए? भाई पाकिस्तान का ही कानून है, पाकिस्तान की अदालतें हैं, और जो ये जुडिशल कमीशन जो बनता है, इंक्वायरी कमीशन जो बनता है, वो कानून के मुताबिक बनता है। उसमें सर्विंग भी लग सकता है, रिटायर्ड भी लग सकता है। और एक बंदे जो अपराइट हैं, तसद्दुक़ जिलानी साहब, मेरा ख्याल है कोई कम ही लोग जानते हो, मेरे वो प्राइमरी स्कूल से क्लास फेलो हैं, हमारे मुल्तान के ही हैं, अदरवाइज प्रोफेशन में भी हम जानते हैं, बतौर वकील भी जानते हैं। इज अपराइट मैन, ठीक है जी। अब बात ये है कि एतराज, एक प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि जो भी काम करे ना, तो वो एतराज निकालना हो तो निकालने के लिए निकाल लेते हैं। अब काम को आगे चलने दें। देखें, पाकिस्तान में इस तरह का जुडिशल कमीशन मेरे हिसाब से ये अब बना, या फैजाबाद कमीशन में बना था, या उससे पहले वो धांधली के जो 18 के इलेक्शन के हवाले से थे, या उससे पहले उससे पहले वाले थे जिसमें ये नवाज शरीफ को बाद में अकामा पर डिस्क्वालीफाई किया गया। तो बात ये है, वो तो JIT बनी थी ना, जिसको सुपरवाइज भी सुप्रीम कोर्ट कर रहे थे। तो अब ये कमीशन बन गया है, ठीक है। अब हम मफरूजा नहीं कर सकते कि हर आदमी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आ जाएंगे, ठीक है ना जी। तो इसको चलने दें। रुकावटें डालने के लिए फिर कोई अगर ना माने, तो फिर जो बंदा इख्तलाफ करता है, क्या पाकिस्तान उस इख्तलाफ करने के वाले की मर्जी पे पाकिस्तान के मामला चलाए जाएंगे, या जो पाकिस्तान के इदारे हैं, अदलिया है, मुकन्नना है, एग्जेक्टिव है, उनके फैसलों के मुताबिक चलाए जाएंगे? बाहर सड़क पे खड़ा हुआ या कोई पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है ये यूं नहीं है, यूं नहीं है, चलो वो अपने हिसाब से पॉलिटिकल माइलेज ले, या अपने हिसाब से उनकी जेन्युइन ग्रीवियंस हो गए, हम मुतमईन नहीं है। मगर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरीबडी और ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी। मेजॉरिटी कंसेंसस बना के उन्होंने ये फैसला किया है, काबीना से मशवरा करके किया है। जज साहब अपराइट आदमी हैं, तो काम को आगे बढ़ने दे। देखें, इस काम के पॉजिटिव काम देखें कि जज साहब ने शिकायत की, ठीक है, अब उसकी नेगेटिवली निकल रही है, जो पहले कहाँ थे, फलां कहाँ थे। भाई पहले गलती हो गई है, 2 wrongs नेवर मेक 1 right। अगर अब उन्होंने लिख दिया है तो आगे चले, ठीक है जी। अब आगे जब चलना है तो फिर उस पर एतराज़ात करने की जो है मेरी मुद्दबाना गुजारिश है एतराज़ करने वालों से। लेकिन एतराज़ सबसे पहले रजवाना साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने किया था। उन्होंने कहा कि ये वो एक जज ने अपने मातहत जजेस के ऊपर दबाव डाल के खतूत लिखवाए हैं, और ये एक मखसूस जमात को सहूलत देने के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं तमाम के तमाम। बात ये है, इरफान सिद्दीकी साहब का अपना व्यू होगा। I am not supposed to follow him, he is not supposed to follow me, ठीक है जी। मैं किसी के बयान को गलत कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, ना किसी के बयान को डिफेंड करने की पोजीशन में हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं कानून सीनियर वकील हूँ, कानून का तालिब इल्म हूँ, सियासत का तालिब इल्म हूँ, साबका पार्लियामेंटेरियन हूँ, कुछ छोटे मोटे अहम ओहदे भी रहे हैं। बात ये है कि हम पॉजिटिविटी से काम करें, मुस्बत सोच से काम करें, दोनों आंखें खोल के, कान खोल के, दिमाग खोल के काम करे, तो फिर तो है ठीक। अगर मैं ये काम कहूँ कि मैं एक आंख बंद कर लूँ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की आंख खोलूँ, और आधा दिमाग बंद कर दूँ और आधा दिमाग PMLN के दिमाग से काम लूँ, तो ये बात नहीं है। मेरी गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने 2 कान दिए हैं सुनने के लिए और 1 ज़बान दी है बोलने के लिए। तो कम बोल के, सही बोल के मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए, पॉजिटिविटी से काम करें। मुल्क तो अपना है, कीड़े निकाले तो फिर हर चीज में कीड़े निकले। रजवाना साहब आपने दुरुस्त कहा कि काम को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम तो माजी से सीख रहे हैं ना। अरशद मलिक मरहूम जो है एक जज थे, उनकी एक वीडियो मुस्लिम लीग नून की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाकर यह मुतालबा किया गया था इस पर कोई कमीशन नहीं, इसकी फौरी मुअत्तली और इन केसेस की वापसी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड है। उस वक्त भी कहा गया, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट पर एक हमला हुआ था, वो भी एक फैसले के खिलाफ हुआ था। तो क्या हम वाकई में अगर ये तो आज कितना अच्छा लगता है।
गड़े मुर्दे ना उखाड़े। उस वक्त जो भी था वो वक्त गुजर गया, उससे पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी सबक हासिल होने के हो गए और होने चाहिए। अब उस झगड़े में जाए तो फिर देखें, मेरी एक गुजारिश होगी देखिए मीडिया के दोस्तों से कि अब मैं कह रहा हूँ पॉजिटिविटी से आगे बढ़े, ठीक है। आप मुझे 10 साल पीछे लेके जा रहे हैं तो उसका हवाला अब देने का कोई फायदा नहीं। हाँ, ये जरूर कहें कि माजी में भी ऐसे वाकयात होते गए हैं और हमें तवक्को है कि अब जिस तरह से ये काम चलेगा तो माजी की जो तारीफ है वो नहीं दोहराई जाएगी, सिवाय इसके कि माजी में जो पॉजिटिव काम हुए हैं। तो हम अगर हर बात पे मुझे खींच के पीछे ले जाएंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा। हाँ, पीछे के जो है ना पिछले हिसाब सामने रख के उसको आगे बढ़े। अगर इस तरह से कहते रहेंगे तो मैं 10 साल पहले की भी आपको बात करूं, फिर 5 साल पहले की भी बात करूं, तो आगे मैं कैसे बढ़ूंगा। मेरी ये गुजारिश होगी आगे बढ़े, लोगों को भी बढ़ाएं, मामलात को भी बढ़ाएं। जो किसी को एतराज है उसका राइट है कहे, मगर हर एतराज करने वाले के हुक्म से पाकिस्तान नहीं चल सकता। अच्छा रफ़ीक रिजवाना साहब, ये बताइए, मुश्तरका मफादात काउंसिल है, तीसरी बार उसकी तश्कील 9 हुई है। परमानेंट मेंबर होते हैं वज़ीर ख़जाना, लेकिन वज़ीर ख़जाना को उसमें से माइनस करके वज़ीर ख़ारजा को उसमें शामिल किया गया। और बेशतर जगहों पे हमने ये देखा है कि मुआशी उमूर के ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमें इसहाक डार साहब दिखाई दिए हैं। भारत से तजारत के हवाले से भी इसहाक डार साहब का बयान चला है, हालांकि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने उस पर तबसरा करने से इनकार किया है। तो ये मुश्तरका मफादात काउंसिल में क्या आप किसी को इस वजह से शामिल नहीं कर सकते कि इसका तजर्बा कम है और माजी में इसका तजर्बा ज़्यादा रहा? देखिए जी, एक तो मैं आई एम नॉट एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स कि मैं इस पर कोई ऐसा तबसरा करूँ। मैं तो एक कॉमन मैन की हैसियत से, एक तालीम याफ्ता थोड़ा बहुत जो मुझे इल्म है उसकी हैसियत से, वो कहते हैं जी कि आपको इल्म कहीं से मिले, आपको तजर्बा कहीं से मिले, आपको गाइडेंस कहीं से मिले तो ले लें। वजीर खारजा जो है इसहाक डार साहब, अब तो वजीर खारजा हैं, क्या उनका पिछला तजर्बा कोई एग्री करे या ना करे, दैट्स अनदर थिंग। उनका पिछला खजाने का तजर्बा, सूबों से डील करना, पाकिस्तान के निज़ाम में उनका रोल, सब्जेक्ट को कोई कुछ कहे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे साथ 2 दफा सेनेटर भी रहे हैं, मेरे दोस्त भी हैं। बात ये है तो उनके तजर्बे से अगर फायदा उठाया जाए तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं है, नुकसान तो नहीं। और फिर एक फैसला हुआ है तो वही फिर बात आ जाएगी एट द वेरी आउटसेट, जो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अगर आप नुक्स निकालने लगे तो हर अच्छे भले चलते हुए शख्स को जो है ना उसमें भी नुक्स निकल आएंगे। तो वजीर खजाना, वजीर खारजा जो है उनको साहब का तजर्बा है, तो अगर वो बीच बैठे होंगे तो उनके बैठे रहने से वो अपने पुराने तजर्बे की बुनियाद पर गो वहाँ खारजा अमूर जेर बहस नहीं आने, मगर उनके पुराने साल के तजर्बे की बुनियाद पर वो इनपुट कुछ देंगे तो उसमें क्या मुज़ायका है, कोई मुज़ायका नहीं। जी साहब, आपने कहा जिसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन फिर ये वजारतें और स्पेशली तौर पर एक वज़ीर खजाना को देखना से बुलाया गया, उनसे गुजारिश ये है, लेकिन लगाना हो तो हर चीज पे लेकिन लग सकता है ना। मैंने तो बात पहले कर दी है, तो लेकिन लगाएंगे तो फिर ये बहस कभी भी खत्म नहीं होगी। तो बात उनकी अपनी वजारत खारजा है, ठीक है, वो अपनी वजारत भी चलाएंगे और उनको खजाना दूसरा तजर्बा जो है उससे अगर वो मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, उनके लिए इनपुट दे सकते हैं, हुकूमत को दे सकते हैं, आवाम को दे सकते हैं, दूसरे मुल्कों के सामने डिस्कस कर सकते हैं, तो कोई मुज़ायका है यार, कोई बात नहीं है। क्या हो गया इसमें इतना? अच्छा रखें रजवाना साहब, आप माहिर कानून, एक केस दायर हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, उसका मुस्तकबिल बताइएगा कि किस किस्म का फैसला हो सकता है, या वो दरख्वास्त काबिल समात हो भी सकती है या नहीं हो सकती। एक शहरी की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है कि हेल्थ किसान कार्ड के ऊपर और जो निगहबान रमज़ान पैकेज है उन थैलों के ऊपर नवाज शरीफ की जो तस्वीर चस्पा हैं, ये पैसा नवाज शरीफ से लिया जाए, पब्लिक फंड जो है वो ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। वो बात ये होती है कि आप सारे पाकिस्तान में चले जाएं, जो ये संगे बुनियाद रखे जाते हैं, जो इफ्तिताह किए जाते हैं, पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल सिस्टम, उस सिस्टम में रहते हुए आप देखें कि पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है उसके मुताबिक ही चलते हैं लोग। साफ ज़ाहिर एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके एक हमारे सरपरस्त हैं, हमारे कायद हैं मियाँ साहब, तो अगर उनकी तस्वीर लगाई गई है तो जिस पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है वो तस्वीर से कोई मियाँ साहब को पैसे मिल रहे हैं,
वो बात ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है कि ये पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय मियां नवाज शरीफ ये रमजान पैकेज दे रही है, फिर तो आप सारे संगे बुनियाद वाली जो है ना पत्थर वो भी हटा दें, इफ्तिताह के पत्थर भी हटा दें, वो सारे को लोग अपनी जेब से तो नहीं करते हैं। ये छोटी चीज है, इसको कुछ ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए कि जी ये क्यों लगा दिया है। अच्छा, उसने किसान कार्ड का कह दिया, चलो अदालत ऑर्डर कर देती है तो रिमूव कर देंगे, मगर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट चल रही है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी हुकूमत है, तो अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लोगों को वो बताना चाहते हैं कि हमारी हुकूमत आई है PMLN की, तो हम ये काम कर रहे हैं जिसके कायद मियां नवाज शरीफ है, तो उसमें क्या मुज़ायका है? उसमें कोई ना तो थैले का खर्चा बढ़ता है तो और ना मियां साहब जो है मियां साहब को कहेंगे कि वो पैसे दें अपनी तस्वीर पे। बहुत शुक्रिया रफ़ीक रजवाना साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर तस्वीर लगा रही है, अगर हाई कोर्ट हुक्म देता है तो उस तस्वीर को रिमूव किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही है इस वक्त सियासी इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन अवामी इश्यूज़ पे और क्राइम के इश्यूज़ पे भी बात करनी है। राना साहब, टोबा टेक सिंह वाक़े के ऊपर क्या राय रखते हैं कि जहाँ पे ये शवाहिद मंजर आम के ऊपर आएँ कि मकतूला जो है वो अपने भाई की बीवी के सामने ये एतराफ़ करे कि उसका भाई, उसका बाप, वो उसके साथ नाज़िबा हरकत करते थे और वो बदफेली भी करते थे और बाद में जाके उसका कत्ल भी कर दिया जाए और फिर बड़े भाई को ये धमकाया जाए कि तुम किसी को जाके बताओगे तो तुम्हारे भी बच्चे मार दिए जाएंगे। ये जो इस वक्त मुआशरा पनप रहा है, इसका बुनियादी जिम्मेदार कौन है? हम हैं, सिस्टम है, या कुछ और? देखिए, इसके जिम्मेदार हम भी हैं, सिस्टम भी है, और सबसे पहले इसके जिम्मेदार जो है वो है हुकूमत, रियासत। यहाँ पर इस चीज की मुझे सिंपल सी चीज बता दें, हम अब टीवी आप चैनल देखते हैं ना एंटरटेनमेंट के बहुत से, और एंटरटेनमेंट के चैनल्स में चल क्या रहा है? तो आप मुझे कोई एक ऐसा ड्रामा दिखा दे, कोई एक ऐसा पहलू दिखा दे जिसमें हमें ये बताया जाओ कि रिश्तों का तकद्दुस क्या होता है, रिश्तों की इज्जत क्या होती है, रिश्तों को निभाने का तरीका क्या होता है। हम उससे दूर हो गए। दूसरा, हमारा कानून जो है वो इतना आसान हो गया ताकतवर शख्स के लिए कि अगर वो जुर्म करता है तो जुर्म करते हुए वो डरता नहीं। राना साहब, माशरे में इस्लाह किस तरीके से आएगी? इस तरह के वाकयात रूनमा होते रहते हैं, हर साल होते हैं, लेकिन हम उससे कोई सबक नहीं सीखते। देखिए, तीन चीजें बड़ी क्लियर है। वो इस चीज का फैसला कर दें कि जुर्म करने वाले को सजा मिलेगी और उसको सजा, उसके जुर्म जितना उसने जुर्म किए हैं उतनी उसको सजा जरूर मिलेगी। कातिल को सजाए मौत होगी, चोर के हाथ काटे जाएंगे। जो इस्लाम में जिस चीज का जिक्र है, जो इस्लाम में जिस चीज का हुक्म है, उसके मुताबिक आप फैसला कर लें। हमारी अदलिया जो है वो ताकतवर को इंसाफ ना दे, इंसाफ कमजोर को भी दे। मुद्दई, प्रोसिक्यूशन, ये सारी चीजें ठीक हो जाएं, खासकर प्रोसिक्यूशन ठीक हो जाए। प्रोसिक्यूशन केस जब आगे लेकर जाए तो ये ना देखा जाए कि एक तरफ वकील कौन सा तगड़ा कराए और दूसरी तरफ कौन तक कमजोर वकील कराए। तो आप सजा और जजा का अमल को शुरू कर दे तो माशरे में ये चीजें काफी हद तक कम हो जाएंगी। दूसरा, हमें फैसला करना होगा कि आखिरकार ये ऐसे वाकयात हो क्यों रहे। कभी आपने सुना था, कभी ये तस्वुर था कि बाप बेटी का, भाई बहन का ऐसा कोई रिश्ता हो सकता है? ये सब कुछ हमने उस माशरे से सीखा है जिस माशरे में हमें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर ऐसे लव मैरिज करने वाले और दीगर मामला वाले ड्रामे देखने को मिलते हैं, जिसके बाद ये चीज परवान चढ़ती है। घर के अंदर ये चीजें शुरू हो जाती हैं। इंडियन ड्रामे हो, चाहे किसी भी किस्म के ड्रामे हो, चाहे प्राइवेट प्रोटेक्शन के ड्रामे हो, उनमें से कौन सा ऐसा ड्रामा आ रहा है जिसमें आपको ये नजर आए कि इस ड्रामे में इस्लाह की बात हो रही है? कौन सा ऐसा ड्रामा नजर आ रहा है जिसमें आपको इस बात की समझ आए कि इसमें पाकिस्तान के तहश्शुस की बात हो रही है, इसमें इस्लाम के हवाले से बात हो रही है, इसमें माशरे को संवारने के हवाले से बात हो रही है? ना तो हम मीडिया में बैठ के कुछ कर रहे हैं, ना हमारी हुकूमतें कुछ करती हैं, ना हमारा कानून कुछ करता है, और इसके जिम्मेदार हम सब हैं। सिर्फ तयन ये करना होगा कि ज्यादा सजा किसको मिलनी चाहिए, ज्यादा जुर्म किसका है, किसने इन जैसे वाकयात को
जन्म देने में सबसे ज्यादा किरदार किसका है, उसका तयन कर दें। सबकी जितनी जितनी जिम्मेदारी बनती है उसको फाइनल कर दें, तो उसके बाद आप देख लेंगे कि अल्लाह के फजल करम से ये चीजें काफी हद तक कम हो जाएंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी हो जाएंगी। अच्छा राना साहब, अज़म बुखारी साहिबा कहती हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। 64 लाख ख़ानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज फराहम करने का हुकूमत पंजाब दावा कर रही है। हालांकि रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह खबरें रिपोर्ट हो रही हैं उसके बावजूद भी ये दावे किए जा रहे हैं, उस पर क्या राय रखते हैं? मुझे तो राय क्या रखनी है यार, मुझे तो शर्म आ रही है ये बात करते हुए जो आप कह रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि 64 लाख या 64,000 लोगों को निगहबान पैकेज, रमजान पैकेज मिला है? ये टीवी पे जो खबरें चलती हैं, सोशल मीडिया पे जो खबरें चलती हैं, इनके अपने लोग छापा मारकर बिहारी के अंदर एक सरकारी दफ्तर के मुलाजम के घर से कितना सामान बरामद करते हैं। क्या नहीं रोजाना शिकायत मिलती? बल्कि मरियम साहिबा तो खुद एक घर गई थी जहाँ जाके उन्होंने कहा जनाब आपको पैकेज मिला आपके घर की दहलीज पे, तो उस औरत ने क्या कहा था? नहीं जी मुझे बड़ा जलील होना पड़ा, इतने घंटे जलील होना पड़ा। क्या आपको नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे खवातीन के साथ कितना बदतमीजी की गई? क्या नहीं नजर आता कि वो जो रमजान निगहबान पैकेज है उसमें से निकलने वाला आटा, उसमें से निकलने वाली दीगर अशिया जो है उनके हवाले से आपको नजर नहीं आया तो क्या है? ये सारा कुछ तो यार चलता है इसी तरह है। ये दावे है, इन्हें कहें कि खुदा का वास्ता है कौम को बेकारी बनाने की बजाय, कौम को फकीर बनाने की बजाय, मांगने वाला बनाने की बजाय इस कौम को कौम बनाएं। इस कौम के लिए कोई ऐसे काम करे जो होने चाहिए। बिजली सस्ती करें, इनको मुलाजमतें दें, इनके लिए रोजगार के जराए पैदा करें, अच्छी तालीम पैदा करें। ये जो फोटो सेशन शुरू कर दिया 3 से हेली 3 कहानियां, ये वाला काम खत्म होना चाहिए। अगर इस माशरे में बेहतरी लानी है तो फिर हमारे वजारत इत्तलात से लेकर दीगर मामला तक वो चीजें ठीक होनी चाहिए। या सर आप क्या करेंगे? आपको पता है एक वाकया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, ये मैं हुकूमत को वजारत इत्तलात के हवाले से कह रहा हूँ, पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा जो सरकारी मीडिया है, उस मीडिया के दफ्तर में वहां पे वीडियो वायरल हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे कि बड़े सीनियर सहाफी राव फुरकान को किस तरह उसी दफ्तर के अंदर गधों के साथ लोग मार रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं। तो जब वो मीडिया जिसने जो सरकारी मीडिया है वहां पर ये सब कुछ हो रहा होगा, जब वहां पर फिर आप उसी सरकार के तर्जमान जो हैं वो आके ये दावे करेंगे और अब मुझे और आपको मजबूरन वो चलाना भी पड़ेगा, उसे मानना भी पड़ेगा। और जब हम उसकी बिल्कुल बेनकाब करेंगे तो फिर उस पर हमें तकलीफ भी उठानी पड़ेगी। बात यह है कि हमें इनको क्या, हर हुकूमत को अब इससे बाहर निकलना होगा। अब ट्रकों के पीछे लंबी लाइनें लगवाकर आटा देने की बजाय लोगों में शऊर देना होगा, लोगों को उनका रोजगार देना होगा और लोगों को पूरी दुनिया की तरह जिस तरह सस्ती चीजें मिलती हैं, जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त गंदम बेइंतहा बेहतरीन गंदम हुई है, तो क्या आटा सस्ता नहीं हो सकता? उसकी एक सूरत थी कि आप बिजली सस्ती करें, आप खाद सस्ती करें, आप पानी सस्ता करें, आप इन चीजों को सस्ता करें, सब ठीक हो जाए। अच्छा राना साहब, राना सनाउल्लाह साहब को पंजाब के अंदर अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है, आपकी नजर में वो जिम्मेदारी क्या हो सकती है? मैं तो कहता हूँ वज़ीर आला बना दे। अहम तरीन जिम्मेदारी तो पंजाब में वज़ीर आला की है, बना दें, क्या फर्क पड़ता है? आप बना देना यार, आप हंस रहे हैं मुझे। जब आप जिम्मेदारी देना चाहते हैं, एक तरफ आपके लोग आप कहते हैं कि जनाब जो इलेक्शन जीता है वो अवामी नुमाइंदा है, उसको मिलना चाहिए, एक तरफ आप ये बात करते हैं कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब को पंजाब में अहम तरीन जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया गया। बिल्कुल दे दी, फिर अहम तरीन जिम्मेदारी पंजाब में वज़ीर आला है। अगर आप यासिर साहब बुरा ना बनाए तो वज़ीर आला उनको बना दें, वज़ीर आला, क्या फर्क? उसके बाद वज़ीर दाखिला है, वज़ीर दाखिला बना दें। इसके अलावा आप क्या दे सकते हैं जिम्मेदारी? स्पीकर बना सकते हैं, तो कुछ भी जिम्मेदारी दे सकते हैं इस मुल्क के अंदर कानून को तब्दील करने के लिए, कानून को अपनी मर्जी से चलाने के लिए, जिसको जहां चाहे जिस तरीके से चाहे नीचे रखने के लिए, ऊपर लाने के लिए जो चाहे आप फैसले कर सकते हैं। तो फिर किसको क्या जिम्मेदारी देनी है ये तो मसला ही नहीं है। मसला तो सिर्फ ये है कि क्या वो जिम्मेदारी जिसको आप देंगे इसलिए देना चाहते हैं जिम्मेदारी कि अपने सियासी मुखालफिन को कुचलना है, उन्हें मारना है, उन्हें जेलों में रखना है, उन्हें पाबंद सलासा रखना है, उनकी सियासत खत्म करनी है,
फिर आपको ये सोच लेना चाहिए कि ये सारा कुछ आपने 8 फरवरी से पहले किया था और उसका रिजल्ट आपने 8 फरवरी को भुगत लिया था, और अब क्या आप एक और रिजल्ट भुगतना चाहते हैं? वो आपको महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ना है। तो बस ये चीज़ ध्यान में रखें। अच्छा राना साहब, अदालती हुक्म के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में इजलास नहीं बुलाया गया। अब इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने फिर क्या किया कि सेनेट के इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा के मुलतवी कर दिए। अब उस ज़मन के अंदर भी अदालत से रुजू किया जा रहा है। पहला अदालत का फरमान, फिर दूसरा अदालत से रुजू, क्या हल निकलेगा वहाँ का? मैंने तो जितना पहले कहा, अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने गलत किया है तो उस पर तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। और अगर किसी और ने गलत किया तो उसके खिलाफ इस पर तो दूसरी राय होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये कब होगा? ये चारों सूबों में, चारों जगहों पे, अगर इलेक्शन कमीशन ने भी किसी जगह गलत किया है उस पर भी एक्शन होना चाहिए। जब तक सजा और जजा का मामला हल नहीं होगा, जब तक सजा और जजा ये मिलना शुरू नहीं होंगी, उस वक्त तक कोई काम भी ठीक नहीं होगा। सही। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान मुर्तज़ा साहब, बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। पहले हाई कोर्ट जो है वो हुक्म देती है कि इजलास बुलाया जाए, लेकिन फिर भी इजलास नहीं बुलाया जाता। इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर देता है। अब वो उस बारे में भी दरख्वास्त जो है वो अदालत के अंदर चली जाती है कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। इस मखमसे का हल निकलता हुआ क्या देखते हैं? देखिए, शायद हम जो है ना जमहूरियत के काबिल नहीं, इससे साबित शायद ये हो रहा है। पहले तो स्पीकर साहब और जाहिर है जहाँ गवर्नमेंट जो भी है वहाँ पे वो बेईमानी कर रहे हैं और जानबूझ के इलेक्शन का, सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट जो है उसको किसी तरह से इस अंदाज में ख़राब करें। एक तो ये हरकत हो रही है, और फिर जाहिर है कि जब आप कोई मामला जो है ना कानून के मुताबिक आपने करना है, कोई नोटिफाई हो गया है, राइटली या रॉन्गली, आपने हाई कोर्ट का फैसला 5 मेंबर बेंच जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, तो इसका मतलब है आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर एक्सेप्ट कर लिया तो बुलवा लीजिए। फिर उसके जमहूरियत का तकाजा यही था कि जो इलेक्टेड लोग डिक्लेयर हो चुके हैं उनको वोट दिया जाए और उसके बाद उनको वोट कास्ट करने का हक दिया जाए। मगर इस तरह से उनको वो करना, तो जब इक्विटी नहीं कर रहे हैं तो इक्विटी डिमांड भी नहीं की जा सकती। अब आगे जो है इसमें एक तो बेइज्जती होगी, यानी 100 प्याज भी खाएंगे और 100 जूते भी खाएंगे। ये इन सब ने वोट कास्ट करना है, वोट कास्ट होगा, आपको इजलास बुलवाना पड़ेगा, उसके बाद उनको वोट देना होगा, उसके बाद सेनेट का इलेक्शन भी होगा। मगर जो कुछ किया गया वो बहुत ज्यादती है। इस पे जमहूरियत के ऊपर जो पाकिस्तान में पहले से बहुत सारे दाग हैं, एक मजीद हमने बदनुमा दाग लगा दिया। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब, रफ़ीक रजवाना साहब हमारे साथ थे, उनसे मैंने राय ली। उन्होंने कहा जी नहीं, पॉलिटिकल मामला होता रहता है। एक दरख्वास्त दायर हुई है लाहौर हाई कोर्ट में एक शहरी की जानिब से, और उसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि किसान कार्ड के ऊपर और निगहबान रमज़ान पैकेज के थैलों के ऊपर जो नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर चस्पा की गई है, ये पब्लिक फ़ंड्स का इस्तेमाल किया गया है ज़ाती तशहीर के लिए, और ये पैसा उनकी जेब से निकलवाया जाए। तो उस दरख्वास्त की सुनवाई किस सूरत में हो सकती है? देखिए, मैं उसका जवाब जो है वो डायरेक्ट देने की बजाय आपको इनडायरेक्ट दे देता हूँ। यहाँ हमारे यहाँ कोयटा में एक पार्क है, उसका नाम यूसुफ रजा गिलानी पार्क रख दिया गया था जिस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। ये बात चैलेंज हुई, कादी फायज ईसा साहब उस वक्त हमारे यहाँ चीफ जस्टिस थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, और उसको उन्होंने अनडू कर दिया था कि ये नहीं हो सकता, एक लिविंग किसी शख्स के नाम पे जो है वो नाम नहीं रखा जा सकता। और मेरा ख्याल है कि वो जजमेंट मेंटेन हुई थी, और उस पार्क का नाम फिर यूसुफ रजा गिलानी पार्क नहीं था। मुमकिन है यूसुफ रजा के हवाले से मैं गलतफहमी का शिकार हूँ, मगर मुझे जहाँ तक याददाश्त में ये इसी तरह से था। इसी तरह से जो जिंदा लोग हैं उनके नाम जो है ना वो नहीं किए जा सकते। वजह यह है कि मैं आज जिंदा शायद आपको बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मगर कल जाके मैं किसी के कहीं पे डकैती डाल लूँ, कहीं चोरी कर लूँ, पकड़ा जाऊँ, कोई और अच्छा बुरा काम कर लूँ, तो क्या फिर ये पब्लिक के पैसों से इस तरह का काम किया जा सकता है? हाँ, जो कोई जिंदा ना हो, इस दुनिया में ना हो, जैसे कायद-ए-आज़म है, इलामा इकबाल है, बेनज़ीर है, भुट्टो साहब हैं, उनकी ज़िंदगी जो है ना उसके बाद आप असेस करने के बाद उनसे भी 100 लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी को असेस करने के बाद उनके नाम पे अगर कोई चीज़ करते हैं तो ये मुमकिन हो सकता है। मगर जिंदा लोग जो है ना, जिंदा मैं आज आपको अच्छा नज़र आ रहा हूँ, मगर कल मैं उतना ख़राब नज़र आ रहा हूँ।
उनके नामों पे ये नहीं किया जाता। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने सियासी, अब आपका करियर तो एक तवील हो चुका है, आपने अपने इस तवील सियासी करियर में कितने लोगों को पार्लियामेंट के अंदर बिला मुकाबला मुंतखब होते देखा है और उनकी सियासी हैसियत क्या देखी है माजी में? क्या वो पहली बार आए बिला मुकाबला हो गए, या उन्होंने रियाजत की, दहाइयों की और फिर हुए? जिस तरीके से मुकाबले में 10 अफराद हों, 7 के कागजात मुस्तरद हो जाएं, 3 जो हैं पेपर्स वापस ले लें और कोई एक बिला मुकाबला मुंतखब हो जाए? नॉर्मली ऐसा नहीं हुआ करता। नॉर्मली जो है ना लोग मुकाबला करते हैं। इवन अगर मुझे पता भी हो कि हमने हार जाना है, तब भी जो है ना हमने मुकाबला करना होता है। उसकी वजह यह है कि जमहूरियत जो है वो इसी मुकाबला करने से पनपती है। ऐसा हुआ नहीं करता। अब आसिफा भुट्टो साहिबा के बिला मुकाबला मुंतखब होने पर फिर क्या राय रखते हैं? मुझे अजीब सा लगा था कि क्यों, मुझे अपनी जमात के हवाले से भी अजीब सा लगा था कि क्या हमने जो है ना, हमने हर जगह पे मुकाबला किया है, उसमें हम पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देते रहे हैं सिंध में, और शायद पीपल्स पार्टी के बाद अगर कोई कुव्वत है वहाँ पे तो वो JUI है। मगर इसके बावजूद जो है ना मुझे अजीब सा लगा था। मुझे फैक्चुअल जो है ना वो बातों का कोई इल्म नहीं था कि क्यों ऐसा हुआ और क्यों ऐसा नहीं हुआ, मगर मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई थी। अच्छा कामरान साहब, बेशतर जुमाते हैं जिन्होंने इलेक्शन से पहले बायकॉट किया और फिर उन्हें गिल्ट भी फील हुआ बाद में जाके कि हमें बायकॉट नहीं करना चाहिए था। मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ जमातें रहीं, तो इस बार ज़िमनी इलेक्शन से बायकॉट का फैसला किस हद तक सूदमंद हो सकता है जमीयत उलमा इस्लाम फे के लिए? ये फैसले जो है ना वो आमतौर पे सूदमंद नहीं हुआ करते, मगर आमतौर पे उस वक्त सूदमंद नहीं होते जब जनरल इलेक्शन हो, क्योंकि जो बाहर हो गया वो बाहर हो गया, वो फिर चला गया, फिर उसके बाद जो है ना ट्रेन उसके हाथ में नहीं आती है। ये इसका मुझे बैकग्राउंड नहीं पता कि ज़िमनी इलेक्शन में क्यों बायकॉट किया गया, मगर ज़िमनी इलेक्शन में आम तौर पर मौलाना ने इस बारे मौक़िफ़ तो यही अपनाया ना कि हम कुली तौर पे नताइज को ही तस्लीम नहीं कर रहे, तो इसलिए जब हम कुली तौर पे नताइज को तस्लीम नहीं करते तो हमारा ज़िमनी इलेक्शन में जाने का जवाज़ बनता नहीं। मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि खुली तौर पे नताइज तस्लीम न करने के बावजूद हमने ओथ लिया है। जो लोग आए हैं उन्होंने ओथ लिया है और वो बाकी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दो कि हमारी रिजर्वेशंस के साथ हमने इसमें सारा कुछ किया है, तो ये एक मेरा ख्याल है कि हेल्दी बात होती कि हम मुकाबला कर लेते, मगर वजह उसकी शायद ये हो सकती है कि एक तो पहले से हमारे अगेंस्ट सारा कुछ जो कुछ होना था वो हो रहा है, और दूसरा अब वो गवर्नमेंट भी अगर किसी और की हो और वो गवर्नमेंट भी जो है इस बात पे तुली हो, तो मेरा ख्याल है कि उस हार को, जो हमारी जो हार इनफैक्ट नहीं है, उसको ये कहा जाएगा ये देखें अब भी तो हार गए हैं। तो आमतौर पे जो है वो जीतता वही है जो गवर्नमेंट में होता है। ये हमारे यहाँ बदकिस्मती की बात है। अच्छा कामरान साहब, हमने ये भी देखा है कि सेनेट में कोई सेनेटर जो है वो स्टे के ऊपर ही अपना ओहदा और अपनी मुद्दत गुजार जाता है। अब 41 दरखास्तें हैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में, जो इलेक्शन का अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जिसमें सूबाई असम्बली भी है, कौमी असम्बली भी। उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं कि क्या इतनी मसरूफियत में एक जज के पास जब मुख्तलिफ केसेस लगे हुए हैं, उसके पास इतना वक्त होगा कि इन 41 केसेस को भी हल किया जा सके? देखिए, ट्रिब्यूनल जो है वो कुछ डिलीवर करने में नाकाम हो गया है। ये उसका पहले जो हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है वो कि हमने इसको बेहतर बनाने की कोशिश की थी, मगर स्टिल इसका क्रिमिनल स्टैंडर्ड है। क्रिमिनल स्टैंडर्ड से मुराद ये कि वो एक कड़ी को दूसरी कड़ी से मिलाना, टाइम, प्लेस, फलाना ढिमकाना, वो अल्टीमेटली जो है ना वो उसको मेरे साथ अभी एक वकील साहब बैठे थे सुबह, तो वो कह रहे थे कि इस पिटीशन को ड्राफ्ट करना जो है ना एक पूरी मुसीबत है, तो फिर उसके बाद उसको प्रूव करना उससे बड़ी मुसीबत है। ये तो पहले कानून ने वो प्रॉब्लम रखा, उसके बाद हम जो है ना वो जजेस जो है ना लाहौर हाई कोर्ट में मेरे ख्याल 2 जजेस जिन्होंने टोटल दिए हैं, और धांधली के इल्जाम जो है ना वो सैकड़ों, पता नहीं हजारों में कि सैकड़ों में, तो अभी तक 41 पिटीशनें शायद आप बता रहे हैं कि आ गई, तो वो कभी भी जो है ना वो 41 पिटीशन 41 सिविल सूट की तरह चलेंगी, वो कभी भी 5 साल से पहले फैसला नहीं होंगी। और यही जो है ना वो रिस्पोंडेंट साइड या रिटर्न कैंडिडेट चाहता है, जो बहुत सक्सेसफुली जो है ना वो इसको मुकम्मल कर लेता है। ऐसे भी केसेस हैं जिसमें जो है ना वो एक इलेक्शन गुजरने के बाद दूसरा इलेक्शन भी गुजर गया और फिर तब उनकी मामलात की बारी आई सुप्रीम कोर्ट में जाके।
अच्छा कामरान साहब, आप भी बार के मेंबर हैं। ये अभी जो 6 जजेस की तरफ से खतूत लिखने वाला मामला था, उस पर तमाम तर प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद आज इत्तफाक़ राय हुकूमत ने ये किया कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं वो उस कमीशन के सरबराह होंगे। आप ये समझते हैं जिस तरीके से हामिद खान साहब ने ये कहा है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन होना चाहिए, हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो फ़ॉरम नहीं है कि वो जजेस का मुहासबा करने का फ़ॉरम है, किसी और का मुहासबा करने का नहीं है, तो ये काम हुकूमत का है या फिर अदलिया खुद कर सकती है? इसमें दोनों तरफ मामला की गलती है। एक तो ये कि जो 6 जजेस ने जो खत लिखा है, एक तो जो फोरम जिसका ताल्लुक नहीं है उनको लिखा है, फिर जो उसमें डिले हुआ वो अलग बात है, फिर एक मुश्तरका खत, यानी ये जो भी वाक़यात उनके साथ पेश आते रहे, उन्होंने इकट्ठे तो नहीं आए ना, सबके साथ अलग अलग आए होंगे, तो ये मामला तो उनके पार्ट पे गलत है। मगर इसके साथ साथ वो जो बात उसमें लिखी है वो बात तो सच है, गो कि ये रुसवाई की, तो ये बात सारी सच है। और उसको जो है ना वो एक रिटायर्ड जज के हवाले से उनका मुझे एहतराम है जिलानी साहब का, मगर रिटायर्ड जज के हवाले ये मामला कर देना वो मिट्टी डालने की बात है, जितने भी इस तरह के कमीशन आज तक बने। अच्छा, आप फिर उस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि अगर सिटिंग जज जो है वो अंडर प्रेशर हो रहा है तो एक रिटायर्ड जज तो फिर उससे ज़्यादा अंडर प्रेशर होगा, गो के तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के ऊपर बहुत सारे लोगों का इत्तफाक होगा? नहीं, उनके ऊपर मेरा अपना भी उसमें जो ना मुझे बहुत एहतराम है उनका, मगर इसके बावजूद जो है ना वो नहीं हो सकता। सिटिंग जज की बातों को जो है ना वो आए बाएं शाएं कर दिया जाता है, तो ये रिटायर्ड जज किस तरह से बहुत सारी बातों को इन्फोर्स करवाएंगे, और वो फिर कमीशन की जिस कानून के तहत जो है ये कमीशन बनवाया गया है या बनाया गया है, तो गवर्नमेंट में एग्री, गवर्नमेंट में नॉट एग्री, तो ये इस तरह से मिट्टी ना डालें। ये बहुत संजीदा मामला है और ये सिर्फ ये 6 लोगों के साथ नहीं होता, बल्कि ये आप तकरीबन जहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्पेस मिलता है वहाँ पे ये काम होता है, और ये बात हम सबको पता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कामरान साहब, आप मौजूदा कैबिनेट जो है वफाकी कैबिनेट, उसको किस हद तक जैलन देखते हैं कि तीसरी बार तश्कील नौ करना पड़े मुश्तरका मफादात काउंसिल की, और उसमें जो परमानेंट मेंबर बतौर वज़ीर ख़जाना होते हैं उनको निकाल के वज़ीर ख़ारजा को शामिल कर लिया जाए? देखिए, कन्फ्यूजन की इंतहा है ये। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ये गवर्नेंस किस तरह से होगी, आप इससे अंदाज़ा कर लें कि मामला किस तरह से चलेंगे। तो अल्लाह पाक रहम करे बस इस मुल्क पे, यही मैं कह सकता हूँ। खुदा पाक रहम करे इस मुल्क पे, इसके हालात बेहतर करे। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।